Welcome to LearnX Nursing. Very good evening to all of you. Today we will discuss NORCET PYQ series number 2. Series number 1 already we had discussed in the last class. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अब तक नॉसेट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज. ठीक है, ये सीरीज कब तक कंटिन्यू रहेगी आपकी? टिल द मेंस एग्जाम. जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता ये नॉर्सेट पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी. एंड आई एम डैम श्योर that this NORCET PYQ series will definitely be helpful for all of you. Okay, so start करते हैं. Question number 1. ठीक है. A pregnant client okay. A pregnant client comes to the office for her first prenatal examination. Okay, OBGY का क्वेश्चन है. एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैड विजिट फॉर प्रीनेटल एग्जामिनेशन एट 10 वीक्स. ठीक है, 10 वीक्स की एक प्रेग्नेंट लेडी है. शी हैज बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर. इसके पहले वो 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है. द फर्स्ट डिलीवरी प्रोड्यूस्ड अ वायबल बेबी गर्ल एट 39 वीक्स 3 years ago. ठीक है, 3 साल पहले उसने एक बेबी को डिलीवर किया जो कि वायबल थी, मतलब 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को उसने क्रॉस किया था, मीन्स टर्म बेबी थी. ठीक है, 39 वीक्स पे, और अभी वो 3 years की है. द सेकेंड प्रेगनेंसी प्रोड्यूस्ड अ वायबल बेबी एट 36 वीक्स 2 years ago. ठीक है, वायबल प्रेगनेंसी तो थी बट टर्म नहीं थी, 3 वीक्स थी. ठीक है, प्री टर्म बेबी एक हो गया. बोथ चिल्ड्रन आर लिविंग एंड वेल. दोनों चिल्ड्रन जो है वो लिविंग है, वेल है. यूजिंग द GTPAL सिस्टम टू रिकॉर्ड हर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री द नर्स शुड रिकॉर्ड. आपसे GTPAL स्कोर ऐसी फीमेल का क्या होगा ये पूछा गया है. ठीक है, देखते हैं. देखिए, you all know G means what? The client is currently, G means what? Gravida. T means term. P for preterm. A for abortion and L for living. ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेविडा की, कितने बार प्रेग्नेंट हो चुकी है? करंट प्रेगनेंसी हो गई एक. शी हैज प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, 2 बार पहले हो चुकी है, तो कितना आ जाएगा आपका ग्रेविडा? 3. ठीक है, टर्म बेबी कितने हैं उसको देखो. She has been pregnant twice before. The first delivery produced a viable baby girl at 39 weeks 3 years ago. एक टर्म बेबी है. प्री टर्म कितना है? सी, a viable baby boy at 36 weeks. एक बेबी बॉय है जो 36 में हुआ, that is प्री टर्म है. ठीक है, देन GTPAL. ठीक है, अबॉर्शन कितने हुए हैं? यस, बोथ चिल्ड्रंस आर लिविंग एंड वेल. ठीक है, कोई भी अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है. ठीक है, लिविंग चिल्ड्रंस कितने हैं? 2. तो आपका क्या बन गया? देखो आंसर 3, 1, 1, 0 एंड 2 है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर सी. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया कैसे करना है इसको सॉल्व? GTPAL, ग्रेविडा मीन्स कितने बार कंसीव की, चाहे वो वाइबल को क्रॉस करे या ना करे. ठीक है, पैरिटी में आता है आपका टर्म एंड प्री टर्म. ठीक है, A फॉर होता है अबॉर्शन एंड L फॉर होता है लिविंग. ठीक है, ये है GTPAL सिस्टम जिसके थ्रू हम हमारा 1 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, और GTPAL पे क्वेश्चंस बहुत बार आता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. आपसे किसका क्वेश्चन पूछा गया है? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का. ठीक है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है ये पूछा गया है. ठीक है, टाइम इन, टाइम आउट, साइन इन या फिर साइन आउट. सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में जो 3 पॉइंट आते हैं, फर्स्ट आता है साइन इन. ठीक है, सेकेंड आता है टाइम आउट, और थर्ड आता है साइन आउट. साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट. ठीक है, सो इसमें पूछा है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है. देखिए, साइन आउट होता है, यस. साइन इन होता है, यस. टाइम आउट होता है, यस. बट टाइम इन जो है वो सर्जिकल सेफ्टी का पार्ट या फिर पैरामीटर नहीं है. यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम इन. अब थोड़ा सा हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सी, 3 पॉइंट मैंने बताए आपको. फर्स्ट होता है साइन इन. साइन इन कब कहते हैं?
द पीरियड बिगिंस बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया. साइन इन कब स्टार्ट होता है, कब साइन इन कहते हैं, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया. ठीक है. उसके बाद आता है टाइम आउट. ओके, टाइम आउट कब कहते हैं, आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया एंड बिफोर स्किन इंसिजन. ठीक है, आफ्टर इंडक्शन ऑफ anesthesia and before skin incision. ठीक है. नेक्स्ट आता है साइन आउट. साइन आउट कब कहते हैं हम, बिफोर लीविंग द क्लाइंट फ्रॉम द ऑपरेशन रूम. ठीक है, बिफोर लीविंग द क्लाइंट फ्रॉम द ऑपरेशन रूम. ठीक है, फ्रॉम. ठीक है, तो टाइम इन जो है वो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का पैरामीटर नहीं है. कौन से पैरामीटर आते हैं, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यू बॉर्न विथ हाइपर बिलिरुबिनेमिया. आपसे पूछा गया है कि क्या इंडिकेट करता है कि हाँ बच्चे को हाइपर बिलिरुबिनेमिया है. ठीक है, मतलब कि जो बिलिरुबिन लेवल है वो बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो क्या चीज ऐसे इंडिकेट करेगी कि हाँ इसको फोटोथेरेपी देने की जरूरत है. ऑप्शंस दिए गए हैं, बिलिरुबिन लेवल 12.5 mg पर डीएल. ठीक है, बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर डीएल, बिलिरुबिन लेवल 20 mg पर डीएल, या फिर बिलिरुबिन लेवल 22 mg पर डीएल. फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल न्यूबॉर्न लेवल कितना होता है बिलिरुबिन का, नॉर्मल बिलिरुबिन level in newborn. Yes, how much it is? It is 8 to 12 mg per dl. ठीक है, 8 to 12 mg per dl होता है. अब आपसे ये पूछा गया है कि बिलिरुबिनेमिया तो है, जॉन्डिस तो है जो बेबी है उसको, बट कितने बिलिरुबिन लेवल पे आप उसको फोटोथेरेपी जो है वो इंडिकेट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको ना टर्म पूछा है ना प्री टर्म पूछा है, बट टर्म में यूजुअली जो है वो हम मोर देन 15 mg पर डीएल करते हैं और प्री टर्म में करते हैं मोर देन 5 mg पर डीएल. तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, आपके क्वेश्चन में टर्म एंड प्री टर्म जो है वो क्लियरली नहीं पूछा है, जस्ट नॉर्मली आपको पूछा है कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया न्यूबॉर्न बेबी में हुआ है तो इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी कौन सा लेवल ऑफ बिलिरुबिन बनेगा. सो बिलिरुबिन लेवल इफ इट इज 15 mg पर डीएल और मोर देन 15 mg पर डीएल इन टर्म न्यूबॉर्न वी विल इंडिकेट फोटोथेरेपी. ठीक है, अब लिख लीजिए फॉर प्री टर्म एंड टर्म. इन टर्म बेबी, फर्स्ट write it down, indication of phototherapy. Okay, I'm asked indication of ठीक है, इन टर्म बेबी क्या इंडिकेशन रहता है, मोर देन और इक्वल टू 15 mg पर डीएल बिलिरुबिन लेवल. एंड इन प्री टर्म बेबी कब देंगे हम फोटोथेरेपी, कब फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, when the bilirubin level is more than 5 mg per dl. ठीक है, more than 5 mg per dl. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, a client is admitted to the hospital for an induction of labor owing to a gestation of 42 weeks confirmed by the dates and ultrasound. पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में फीमेल है. ठीक है, और वो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, मतलब उसको अपने आप से लेबर पेन जो है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वो आपके पास आई है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए. ठीक है, व्हेन शी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर. ठीक है, सर्विक्स डायलेटेशन हुआ है 3 सेंटीमीटर, उस टाइम पे उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, 70 सेकेंड्स. ठीक है, एंड शी इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन. यस, ऑब्वियसली ऑक्सीटोसिन वो रिसीव करेगी तभी तो इंडक्शन ऑफ लेबर होगा. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल और इज यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ लेबर. द नर्सेज फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी 2. देखिए, आपके पास एक फीमेल आ रही है जो कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में है 42 वीकर एंड शी केम टू यू फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर. अब आपने इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जब देखा कि उसका सर्विक्स डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर हो चुका है और कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो 70 सेकेंड्स पे है. ठीक है, और वो ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है वो कंटिन्यू है, तो ऐसे टाइम पे नर्स का फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा, क्या वो फीटल हार्ट रेट को चेक करेगी,
क्या वो नोटिफाई करेगी अटेंडिंग फिजिशियन को, या फिर वो टर्न ऑफ कर देगी, मतलब स्टॉप कर देगी आईवी ऑक्सीटोसिन को, या फिर प्रिपेयर करेगी फॉर द डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन द ट्रांजिशन फेज. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट इन ट्रांजिशन फेज. ठीक है, वो ट्रांजिशन फेज में नहीं है, शी इज इन लैटेंट फेज. ठीक है, जब भी सर्विक्स जो है 3 सेंटीमीटर डायलेट होता है इट ऑलवेज इंडिकेट लेटेंट फेज. ठीक है, तो वो लेटेंट फेज में है. देखो, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्शंस जब आएंगे यूट्राइन के शुड नॉट एक्सीड 60 सेकेंड्स इन एन इंडक्शन. इंडक्शन ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस कभी भी 60 सेकेंड्स के ऊपर नहीं जाने चाहिए. बट ऑलरेडी अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन 70 सेकेंड्स में जा रहे हैं जब लेटेंट फेज में मदर है, ठीक है, फीमेल है, एंड शी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर. सो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन. अगर आपने आईवी ऑक्सीटोसिन बंद किया तो जो इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शंस की है, जो 70 सेकेंड्स है, वो अब और बढ़ सकती है. अगर आपने उसको स्टॉप कर दिया तो आपके ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है जो 70 सेकेंड्स ज्यादा जा रहे हैं वो वहां पे कंट्रोल में आ जाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके क्या होगी, टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन. ओके, नॉट एफएचआर चेकिंग एंड नॉट द अटेंडिंग फिजिशियन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, all of the following are the correct about WHO 5 hand hygiene movement except. ठीक है, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो 5 मोमेंट्स की बात हो रही है. ठीक है, 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन एक्सेप्ट 1. उसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन का पार्ट नहीं है. ठीक है, फर्स्ट वी विल राइट मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन. ठीक है, ओके, फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, बिफोर टचिंग द पेशेंट. ठीक है, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड बिफोर क्या होता है, बिफोर क्लीन और असेप्टिक टेक्निक. बिफोर क्लीन और असेप्टिक टेक्निक. यस, 2 बिफोर हो गए, 3 आफ्टर होते हैं. आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर. ठीक है, आफ्टर एनी बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर. ठीक है, फोर्थ आफ्टर लिख लीजिए, दैट इज आफ्टर टचिंग द पेशेंट. आफ्टर टचिंग द पेशेंट. एंड द लास्ट आफ्टर कौन सा होता है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग. ठीक है, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग. अब देखते हैं ऑप्शंस में. आफ्टर टचिंग द पेशेंट, यस ये तो हम करते हैं. बिफोर टचिंग द पेशेंट, यस ये भी करते हैं. बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एंड बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, यस बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर करते हैं. पर क्या पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के पहले भी हम हैंड हाइजीन मूवमेंट्स करते हैं, नो. So here the correct answer will be before touching patient surrounding. It's always being after touching the patient surrounding. Okay, 5 moments of hand hygiene according to WHO are very important. First is before touching the patient, before cleaning or aseptic technique, ठीक है, और any procedure, after any body fluid exposure, ठीक है, after touching the patient and after touching the patient surrounding. ठीक है, clear? Okay, next question. ठीक है, what is the best position to keep a 12-year-old child after a lumbar puncture to assess the CSF, that is cerebrospinal fluid. ठीक है, आपने 12 साल के बच्चे का लंबर पंक्चर किया है क्योंकि आपको सेरेब्रल स्पाइनो फ्लूइड जो है, CSF जो है, वो एज अ सैंपल चाहिए था स्टडी करने के लिए. ठीक है, तो अब हो गया है, उसके बाद आप कैसी पोजीशन देंगे, आफ्टर लंबर पंक्चर आप कौन सी पोजीशन देंगे, ये आपसे पूछा गया है. ठीक है, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे सो दैट चाइल्ड कैन वॉच द टीवी एंड एंटरटेन. प्रोन पोजीशन देंगे फॉर सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट टू हेडेक. ऑन राइट हैंड साइड देंगे टू प्रिवेंट लीक ऑफ CSF, या फिर प्रोन पोजीशन में रखेंगे 2 घंटे के लिए टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन. यस, सी आफ्टर प्रोसीजर की अगर पोजीशन आपसे बात की जाती है तो आफ्टर लंबर पंक्चर सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हेडेक होने का. ठीक है, इसलिए हम हमेशा प्रोन पोजीशन देंगे सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट द हेडेक. ठीक है, क्योंकि हमको वहां पे क्या करना है, हेडेक को प्रिवेंट करना है.
वॉमिटिंग और एस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है, वहां पे हेडेक होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि हमने CSF का सैंपल निकाला है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोन पोजीशन फॉर सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट अ हेडेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की, ठीक है, एक होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर पोजीशन इन लंबर पंक्चर, ठीक है। कौन सी पोजीशन देते हैं आप यहाँ पे? सी शेप पोजीशन या फिर लेटरल पोजीशन, ठीक है, लेटरल या फिर सी शेप पोजीशन देते हैं, ठीक है, ताकि जो वर्टिब्रास है, ठीक है, जो लंबर एरिया है वो अच्छे से एक्सपोज आउट हो चुके लंबर पंक्चर करने के लिए, ठीक है, सी शेप पोजीशन। ये हो गया ड्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर कैसे पोजीशन देंगे, जो मैंने अभी बताया, हमको प्रिवेंट करना होता है हेडेक, ठीक है, तो कम से कम स्टार्टिंग के जो 2 to 3 आवर्स है वो हम प्रोन पोजीशन देंगे एंड टेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे, ठीक है, ताकि हेड की तरफ अच्छे से सर्कुलेशन होते रहे और लीक आउट ना हो, ठीक है। सो प्रिवेंट पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक बाय प्लेस द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन फॉर 2 आवर्स और मोर देन 2 आवर्स, ठीक है, क्लियर। ओके, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे? हेडेक को प्रिवेंट करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन टीचिंग अ मदर ऑफ अ 4-month-old विथ डायरिया, ठीक है, डायरिया है 4-month-old बेबी को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है, इसके ऊपर आप उनको हेल्थ टीचिंग दे रहे हैं। जिस बच्चे को 4 महीने के बच्चे को डायरिया था, द नर्स वुड इन्फॉर्म द मदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडिंग हर चाइल्ड, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडिंग हर चाइल्ड, कि क्या देना है क्या नहीं देना है। सिंपल, इन हेल्थ टीचिंग जिसको डायरिया है, जिस बेबी को, उसको उसकी मदर को आप बताएंगे कि क्या आपको खाना है क्या उसको नहीं देना है, ठीक है। फ्रूट जूसेस देंगे, डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देंगे, सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला देंगे, या फिर रेगुलर फॉर्मूलाज मिक्स्ड विद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देंगे। यस, देखिए, सिंपल फ्रूट जूसेस से उसका डायरिया कवर हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 4 मंथ बेबी है, ठीक है। 4 मंथ बेबी को हम यूजुअली फ्रूट जूसेस वैसे ही नहीं देते, क्योंकि 6 मंथ्स तक के ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। डाइल्यूटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगेन नहीं देते, बिकॉज ओनली वी कैन गिव इज व्हाट? ओनली ब्रेस्ट फीडिंग। रेगुलर फॉर्मूला, जो भी आप फॉर्मूला फीड दे रहे हैं विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, दे सकते हैं। सोया बेस्ड लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, ठीक है, लैक्टोज फ्री फॉर्मूला जो है वो हम उनको देंगे। यस, क्योंकि लैक्टोज जो है अगर वो पाउडर में प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, फॉर्मूला फीड में जो है लैक्टोज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर हमने लैक्टोज वाला फॉर्मूला दे दिया तो अगेन इट विल डिस्टर्ब द गट मोटिलिटी एंड लीड्स टू डायरिया, इसलिए हम डायरिया के टाइम बच्चे को लैक्टोज फ्री फॉर्मूला जो है वो यूजुअली प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं 4-month-old बेबी की जिसको डायरिया है, ठीक है, जिसका डिहाइड्रेशन भी जाना चाहिए, ठीक है, और उसको और ज्यादा डायरिया भी नहीं होना चाहिए, द नर्स वुड इन्फॉर्म द मदर अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फीडिंग हर चाइल्ड इन सोया बेस्ड, ठीक है, जो कि प्रोटीन रिच है, लैक्टोज फ्री फॉर्मूला देना है, ठीक है। हम लैक्टोज कंटेनिंग फॉर्मूला डायरिया के बच्चे को नहीं देते हैं, वी ऑलवेज गिव लैक्टोज फ्री फॉर्मूला, ठीक है, बिकॉज अगर आपने लैक्टोजन वाला फॉर्मूला दे दिया तो अगेन इट विल लीड्स टू मोर डायरिया इन द बेबी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक देयर इज नीड टू सेंसिटिविटी टेस्ट। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पे हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी टेस्ट, ऐसे कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो कि सेंसिटिविटी टेस्ट को रिक्वायर्ड नहीं करती है? यस, इट इज मेट्रोनिडाजोल, मेरोपेनम, सेफपेराजोल और एमॉक्सिसिलिन। यस, व्हाट विल बी द आंसर? सी, मेट्रोनिडाजोल ऐसा ड्रग है जिसमें हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सेंसिटिविटी टेस्ट क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से, पर्टिकुलर मेडिसिन से कहीं उस
फीमेल को या फिर उस पेशेंट को या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को कोई रिएक्शन तो नहीं आएगा, सेंसिटिव तो नहीं आएगा, या फिर रेजिस्टेंट तो नहीं है वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके। तो देखो मेरोपेनम, सेफपेराजोन, एमोक्सिसिलिन, ये सब क्या है, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो जितने भी ये हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उसमें हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, एंड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डू, ठीक है, हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ओके। बट मेट्रोनिडाजोल में आपको जरूरत नहीं है अलग से सेंसिटिविटी टेस्ट करने की, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल हम लोग फ्रीली 100 ml जो है वो दे सकते हैं। इन पीडियाट्रिक्स वी विल गिव इन द डिवाइडेड डोजेस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद अ सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है एट C4 लेवल, हैज जस्ट अराइव्ड इन द इमरजेंसी रूम, ठीक है। द नर्सिंग इंटरवेंशंस वुड बी, ठीक है, C4 यानी कि सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, ER में आपके पास पेशेंट आया है, फर्स्ट प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या रहेगा। देखो C4 जो है वहां पे फ्रैक्चर हुआ है, और C4 क्या करता है, प्रोवाइड्स सेंसेशन, ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ नेक, शोल्डर एंड अपर आर्म। C4 लेवल पे फ्रैक्चर है, ठीक है, सर्वाइकल का जो 4th लेवल है C4 पे जो है वो वहां पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो प्रोवाइड, और C4 क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है टू द पार्ट्स ऑफ नेक, शोल्डर एंड अपर आर्म। अब ये C4 में इंजुरी हो गई है, तो उस टाइम पे आप एज अ नर्स क्या प्राइमरी इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन करेंगे सर्वाइकल स्पाइन का, ठीक है, एयरवे असेसमेंट करेंगे एंड एयरवे स्टेबलाइज करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम करेंगे। यस, व्हाट यू विल डू, एयरवे असेसमेंट करेंगे, स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी करेंगे, या नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम करेंगे। यस, यू विल डू एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, C4 किसको सेंसेशन प्रोवाइड करता है, टू द नेक, शोल्डर एंड अपर आर्म। अगर सर्वाइकल 4 में इंजुरी हो गई है तो नेक को सेंसेशन नहीं मिलेगा कि, और नेक में क्या होता है हमारा एयरवे, ठीक है। तो एयरवे असेसमेंट और एयरवे का स्टेबलाइजेशन करना विल बी द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इन दिस कंडीशन, ठीक है। और कैसे करेंगे आप उसको मेंटेन, कैसे करेंगे स्टेबलाइज, सी अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजुरी होती है, द एयरवे शुड बी मेंटेन्ड बाय यूजिंग द जॉ थर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ है, सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, ऑलवेज यूज जॉ थ्रस्ट मेथड, ठीक है, जॉ थ्रस्ट मेथड आपको यूज करके सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करवाना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज एयरवे असेसमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अ क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद द एल्ब्यूटेरॉल, ओके, एल्ब्यूटेरॉल से जो क्लाइंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, एंड बेक्लोमेथाजोन डिस्प्रोपिरिनेट टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन 3 times a day and at बेड टाइम। एक पेशेंट है जो घर पे डिस्चार्ज होके जा रहा है, जिसको एल्ब्यूटेरॉल और बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोपियोनेट आपने एडमिनिस्टर किया है बाय इनहेलेशन, ठीक है, नेब लेना है 3 times a day एंड एट बेड टाइम, ठीक है। अब ये एल्ब्यूटेरॉल क्या है, फर्स्ट थिंग इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, इट इज ब्रोंकोडायलेटर। और बेक्लोमेथाजोन क्या है, यस, व्हाट इज बेक्लोमेथाजोन, इट इज अ स्टेरॉइड, सिंपल वर्ड में बोले तो, ठीक है। एक क्लाइंट है जो कि डिस्चार्ज हो रहा है एल्ब्यूटेरॉल और बेक्लोमेथाजोन के नेप के साथ में कि उसको घर में लेना है, ठीक है, 3 times a day and at बेड टाइम। क्लाइंट टीचिंग रिगार्डिंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड इंक्लूड। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से पहले कौन सा लेना है इनहेलेशन, एंड सेकेंड नेप किस चीज का लेना है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहें तो देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पहले लेंगे फॉलोड बाय ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर करेंगे फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अल्टरनेट सक्सेसिवली एडमिनिस्ट्रेशन अल्टरनेट देंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशंस कभी भी क्लाइंट प्रेफरेंस से नहीं देते, ठीक है, अल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करते। अब 2 बच गए, पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे या ब्रोंकोडायलेटर, या ब्रोंकोडायलेटर पहले देंगे या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ऑलवेज रिमेंबर ब्रोंकोडायलेटर जो है वो हम पहले देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर क्या करेगा, ब्रोंकस को डायलेट करेगा। जब ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा तो उसका ब्रीदिंग पैटर्न जो वो इफेक्टिव हो जाएगा, और जो स्टेरॉइड्स हम देंगे वो उस ब्रोंकस में जितने भी इन्फ्लामेशन है उसको कम कर देगा एज एन एंटी इन्फ्लामेशन। सो ऑलवेज गिव ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो पहले आप क्या देंगे, एल्ब्यूटेरॉल, उसके बाद में क्या देंगे, बेक्लोमेथाजोन, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या देना है, ब्रोंकोडायलेटर दैट इज एल्ब्यूटेरॉल, उसके बाद क्या देना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोपियोनेट, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ C4 इंजुरी, ठीक है। C4 इंजुरी जो है उस पर्टिकुलर पेशेंट को है, हैज बीन स्टेबलाइज्ड, ठीक है। C4 इंजुरी का डायग्नोसिस हुआ था और अब स्टेबलाइज है, एंड नाउ ही इज रेडी फॉर डिस्चार्ज। अगेन डिस्चार्ज टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन है। C4 इंजुरी वाला पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज दिस क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ठीक है। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन पे जो है पेशेंट रिस्क पे है। ही एंड हिज फैमिली शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू असेस फॉर एंड रिपोर्ट अबाउट। एक पेशेंट घर जा रहा है जिसको C4 इंजुरी हुई थी, ठीक है। C4 इंजुरी हुई थी मतलब क्या, अगेन नेक, शोल्डर, ठीक है, ये सब चीजें इन्वॉल्व है उसमें। स्टेबलाइज तो हो गया पेशेंट और अब घर जा रहा है। अब आपने क्लाइंट को कौन से रिस्क जो है वो बताने हैं फॉर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। पेशेंट ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया का है, ठीक है। उसकी फैमिली को आप क्या इंस्ट्रक्ट करोगे कि आपको कौन सी चीजें हमको बतानी है और कौन सी चीजों को आपको असेस करना है, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मींस व्हाट, हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। अबव T6 लेवल इंजुरी। और ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कब होता है, जब थायरॉक्स जो है हमारा, थायरॉक्स के एरिया से ऊपर में अगर इंजुरी होती है तो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने की यूजुअली चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखते किस चीज के लिए असेस करेंगे, डिजीनेस एंड टेकिपनिया। अगर डिजीनेस होगा, टेकिपनिया होगा तो इन्फॉर्म करना है। सर्क्यूमोरल पैलर एंड लाइट हेडेडनेस के लिए, ठीक है। हेडेक एंड फेशियल फ्लशिंग के लिए, या फिर पैलर एंड ईचिंग ऑफ फेस एंड नेक। अगर पैलर है, ईचिंग हो रही है साथ में फेस एंड नेक पे, उसके लिए जो है हम वो असेस करेंगे। यस, किस चीज के लिए असेस किया जाएगा, सी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मीन्स व्हाट, इट इज एन हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। इट इज एन अनइनिबिटेड एंड एग्जैगरेटेड रिफ्लेक्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, अपने आप से ही स्टिमुलेट हो जाना, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, ठीक है। देन जो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम विल स्टिमुलेट, ठीक है, एंड इट विल लीड टू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इट विल लीड्स टू इंक्रीज बीपी। अब इंक्रीज बीपी है तो क्या, हेडेक होगा एंड फेशियल फ्लशिंग होगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर घर में उस पर्सन को हेडेक हो रहा है या फेशियल फ्लशिंग हो रहा है तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, रिपोर्ट करना है। ओके, क्लियर। डिजीनेस एंड टेकिपनिया नहीं होगा, सर्क्यूमोरल पैलर और लाइट हेडेडनेस भी नहीं होगा, पैलर एंड ईचिंग भी नहीं होगा। अगर पेशेंट का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है तो वहां पे हेडेक और फेशियल फ्लशिंग जो है वो दिखेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, ठीक है। लीवर बायोप्सी हो गई है तो उसके बाद आप उनको कौन सी पोजीशन दोगे, सुपाइन पोजीशन दोगे, प्रोन पोजीशन, राइट लेटरल, या फिर हाई फाउलर पोजीशन। yes, what position you will give, yes, we will give right lateral position। लीवर बायोप्सी हुई है मतलब लीवर में जो है नीडल डाली गई है और बायोप्सी ली गई है, ठीक है। अगर आपने लीवर को इंजोर किया है तो क्या वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस बनते हैं, यस। लास्ट PYQ सीरीज में भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट किया था, ठीक है। राइट लेटरल पोजीशन जो है वो हम इसलिए देंगे बिकॉज राइट साइड से ही आपने बायोप्सी की है, उसके ऊपर जब आप ही के बॉडी का प्रेशर बनेगा तो वहां पे हेमरेज के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। सो आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन राइट लेटरल पोजीशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अ 35 वीक्स प्रेग्नेंट, ठीक है, 35 वीक्स प्रेग्नेंट क्लाइंट है, अंडर गोइंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, NST के अंडर में वो गई है। ड्यूरिंग द 20 मिनट, देखो यहाँ पे नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात हो रही है, 35 वीकर प्रेग्नेंट लेडी है। ड्यूरिंग द 20 मिनट एग्जामिनेशन, ठीक है, द नर्स नोट्स 3 fetal मूवमेंट accompanied by acceleration of the fetal heart rate,
ठीक है, ईच 15 बीट्स पर मिनट एंड लास्टिंग फॉर 15 सेकेंड, द नर्व्स इंटरप्रेट दिस टू बी, यस। देखो हमको पहले से पता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन विद इन अ 20 मिनट्स पीरियड इज ऑलवेज अ रिएक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये रिएक्टिव टेस्ट है। अगर 20 मिनट्स के पीरियड में आपको एक से ज्यादा, ठीक है, या फिर सॉरी 2 से ज्यादा फीटल मूवमेंट या फिर फीटल हार्ट रेट के एक्सेलरेशन दिखते हैं इन 20 मिनट पीरियड, इट ऑलवेज indicate a reactive non-stress test, means normal non-stress test, okay, clear, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following electrolytes should monitor in a patient with congestive heart failure receiving digoxin and furosemide? देखो digoxin किस पे इफेक्ट करता है, यूजुअली पोटेशियम पे, ठीक है, फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, ऑलवेज यूज्ड ऑन पोटेशियम, ठीक है। अगर डिगॉक्सिन दे रहे हैं और साथ में फ्यूरोसेमाइड भी देंगे तो वहां पे चांसेस किस चीज के बनते हैं, हाइपोकेलेमिया के, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की पेशेंट के लिए हमको मॉनिटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं इसके लेवल्स कम ना हो जाए, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, यस, करेक्ट आंसर इज पोटेशियम, ठीक है। देखो जहां पर भी ना फ्यूरोसोमाइड और डिगॉक्सिन साथ में आ गया तो समझ लेना पोटेशियम के लेवल्स जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीपीआर, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में द रेस्क्यूअर शुड चेंज देयर पोजीशन, जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, ठीक है, जो सीपीआर दे रहे होते हैं, कभी कभी 2 लोग होते हैं और कभी कभी सिंगल रेस्क्यूअर भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यूअर पूछे, अगर उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी है मतलब वहां पे 2 रेस्क्यूअर है, तो पोजीशन कितने टाइम पीरियड के बाद वो रेस्क्यूअर्स जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यस, एवरी 3 मिनट्स और आफ्टर 2 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, नहीं 3 मिनट्स भी नहीं और 2 साइकिल तो सीपीआर के हम करते भी नहीं है, एवरी 1 मिनट और आफ्टर 2 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, नो, नो 2 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, हमेशा याद रखना एवरी 2 मिनट्स एंड आफ्टर 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर, 2 मिनट्स मीन्स व्हाट, 120 सेकेंड्स, ठीक है, 120 seconds or after 5 cycles of CPR or every 2 minutes the rescuers can change their position, clear, okay। next question, ठीक है, the chest compression and ventilation ratio, chest compression and ventilation ratio should maintain in neonatal resuscitation, आपसे chest compression, ठीक है, इन और इस टू में वेंटिलेशन का जो है वो रेशियो पूछा गया है, ठीक है, और वो भी किसमें, नियोनेटल रिससिटेशन में। जब अगर आप नियोनेटल रिससिटेशन कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द वेंटिलेशन सॉरी चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो, ठीक है, सी इट इज ऑलवेज 3:1। अब देखो 1:1 और 2:1 वाले तो वैसे ही कट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन एवरी 30 सेकेंड, या फिर 3:1 रेशियो ऑफ 60 चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन ऑफ एवरी 20 सेकेंड, नो। अब आप मुझे बताइए, अगर 90 चेस्ट कॉम्प्रेशन दिए हैं तो 30 सेकेंड अगर आप करोगे तभी तो ये 3:1 बनेगा, ठीक है। 60 और 20 से कैसे बनाएंगे, सो हमेशा याद रखना है ये चीज कि नियोनेटल रिससिटेशन में जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन का वेंटिलेशन रेशियो के साथ, दैट इज 3:1 रेशियो ऑफ 90 चेस्ट कंप्रेशंस एंड वेंटिलेशन एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है। 3:1 इज फॉर द नियोनेट्स, ओके, एंड अडल्ट के लिए 30:2। रेस्क्यूअर के साथ पोजीशन कब चेंज कर सकते हैं, एवरी 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद या फिर कंप्लीट आफ्टर 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर यू कैन चेंज योर पोजीशन विथ योर रेस्क्यूअर, ठीक है, क्लियर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके आने वाले आगे के जो अपकमिंग नॉर्सेट 7 की एग्जाम है वहां पे ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ओके।